नमस्कार दोस्तों। बिहार के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत उल्लास नहीं है, उत्सव सा माहौल नहीं है। कोई भी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में आ रही है, एक मुख्यमंत्री लगातार चौथी बार शपथ ग्रहण करने जा रहा है। अगर उस बार को अगर देखें तो सातवीं बार उनका होगा, लेकिन मैं एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूं कि 2005 से लेकर के 2020 तक नीतीश कुमार हैं और 2025 तक भी नीतीश कुमार रहेंगे। अब कोई नेता या कोई पार्टी किसी राज्य में इतना बड़ा इतिहास लिख रही हो, उसके भीतर उस तरह का उत्साह, उस तरह की उमंग, उस तरह की खुशी नहीं दिखती हो तो ये अपने आप में एक सवाल है। और इसी सवाल को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और उन सारे सवालों का कहीं ना कहीं कोई जवाब आपको नजर आता है। और इसी के भीतर सत्ता के लिए जो राजनीति होती है उसकी रणनीति आपको नजर आती है। धीरे धीरे समझते हैं। नीतीश कुमार को ये लगने लगा नतीजों के बाद कि एलजेपी यानी कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से उनके उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, उसने बहुत नुकसान किया। जब नतीजे आए और आंकड़े सामने आए, हिसाब किताब होने लगा, तो ये तय हो गया कि कुल मिलाकर के 36 ऐसी सीटें रही हैं जिन सीटों पर एनडीए का नुकसान एलजेपी ने किया है। जेडीयू के ऐसे 28 उम्मीदवार हैं जो आरजेडी से हारे, और वो इसलिए हारे क्योंकि उनके हारने का जो अंतर है, यानी कि जितने वोटों से वो आरजेडी के उम्मीदवार से हार रहे थे, उससे कहीं ज्यादा वोट एलजेपी के उम्मीदवार ने लिए थे। इसके अलावा 7 ऐसी सीटें नहीं हैं जिस पर कांग्रेस का उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवार से जीता है, और वहां भी जो जीत का अंतर है उससे कहीं ज्यादा वोट एलजेपी के उम्मीदवार के पास है। तो 27 और 8 35 सीटें, और बेगूसराय की एक सीट जो कि एलजेपी के पास में आई है, उस सीट को अगर आप ले लेते हैं तो कुल मिलाकर के 36 सीटें। तो मटिहानी में 333 वोट से राजकुमार सिंह जीते एलजेपी के, तो एक सीट वो, और वो जीते जेडीयू के उम्मीदवार को हरा करके, जो नजदीकी उम्मीदवार है जेडीयू का है। तो कुल मिलाकर के एलजेपी की वजह से जेडीयू को 36 सीटों का नुकसान हुआ। अगर एलजेपी मैदान में नहीं होती तो जेडीयू के पास जो 43 सीटें हैं उसमें आप 36 सीटें और जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के 36 और 43 79 79 सीटें होती हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में बिहार का सबसे बड़ा दल होता। नीतीश कुमार का कद भारत की राजनीति में बहुत बड़ा होता। तमाम तरह के आरोपों, तमाम तरह के सवालों और तमाम तरह की विषम परिस्थितियों का हवाला देने वाले लोगों के सामने एक बहुत मजबूत और माकूल जवाब होता है कि नहीं, ज़मीन जो है मेरी है, लोग मेरे हैं, जो हमने किया है मेरी सरकार ने किया है, लोगों के हक में किया है। और यह नतीजा जो है ये बताता है कि नीतीश कुमार पर जितने भी सवाल हैं गैर वाजिब हैं। बिहार में उनका कोई विकल्प नहीं है नेतृत्व को लेकर के, उनके चेहरे के आगे कोई चेहरा नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बन जाती कि 79-80 सीटें जेडीयू के पास होती तो आप एक दूसरे विकल्प पर भी विचार कीजिएगा। बीजेपी के पास, क्योंकि तब आरजेडी की सीटें 28 कम होती, क्योंकि 28 सीटों पर आरजेडी जीती है एलजेपी की वजह से, और कांग्रेस की सीटें 7 कम होती, तो इन पार्टियों की हैसियत बहुत छोटी होती। आज जो आरजेडी ये दावा कर रही है कि उसने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा, वो हारी नहीं बल्कि जीती है, यह सब कुछ रफा दफा हो जाता अगर जेडीयू उन तमाम सीटों पर जीत हासिल कर लेती जिन सीटों पर वो एलजेपी की वजह से हार गई। तो यह तकलीफ जो है वो नीतीश कुमार के भीतर इसलिए होगी क्योंकि एलजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर थी। चिराग पासवान उनके उम्मीदवारों के खिलाफ लगातार अपने उम्मीदवार उतार रहे थे, नीतीश कुमार को हराने की कस्में खा रहे थे। बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएंगी, इस तरह का वो ऐलान कर रहे थे, और बीजेपी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। ना तो उनको फटकार लगाई गई, ना कोई ताकीद थी, ना ऐसा कोई इशारा था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके पास एक खुली छूट थी कि आपको जो करना है वो करते रहिए और आप एनडीए से बिहार में अलग हैं।
बीजेपी की तरफ से यह जो बिना कहे हुए सब कुछ कहने वाली स्थिति थी, उसने नीतीश कुमार को नाराज किया है और उनको यह लगता है कि अगर बीजेपी ने इस तरीके से एलजेपी को नहीं छोड़ा होता तो मेरे ऊपर इस तरह का अंकुश नहीं लगता, मेरा कद यानी मेरी पार्टी की हैसियत आज बहुत बड़ी होती, मेरी तूती बोलती। और यह तकलीफ जो है वो जेडीयू के दफ्तर पर थोड़ी देर पहले मैंने देखी, जब वो आ रहे थे और सीधा उन्होंने हाथ अपने दोनों जोड़े हुए थे और धीरे धीरे जा रहे थे, जो अगल बगल के लोग थे वो भी हाथ जोड़े हुए थे। सामान्य स्थितियां जो होती हैं आचार व्यवहार की, वैसा ही था। जीत के बाद किसी मुख्यमंत्री का फिर से मुख्यमंत्री बनने वाला स्वागत नहीं था पार्टी दफ्तर पर। तो आप इसको समझ सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक जो सन्नाटा अभी पसरा हुआ है कि बीजेपी ने जश्न दिल्ली में मनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने आप पिछले 24 घंटों में देखें तो 1-2 ट्वीट्स उनके, और उनसे मिलने के लिए आज सुशील मोदी गए, जो उनके बहुत खास माने जाते हैं, जो पिछले 15-16 साल से 15 साल जब तक सरकार रही है, 1.5 साल अगर आप आरजेडी के साथ चल रही सरकार को छोड़ दें तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो नीतीश कुमार के बहुत विश्वास पात्र भरोसेमंद माने जाते हैं बीजेपी के नेता। तो वही मिलने के लिए गए और जीतन राम मांझी, जिनको लेकर के एनडीए में नीतीश कुमार आए, जिनके पास 4 सीटें हैं, जीतन राम मांझी मिलने गए। मैं आंकड़े देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अगर एलजेपी नहीं होती तो नीतीश कुमार की स्थिति शायद ऐसी भी हो सकती थी कि वो बगैर आरजेडी और बगैर बीजेपी बिहार में सत्ता बना सकते थे। जितनी भी सीटें हैं वो ओवैसी के पास हैं, वो बीएसपी के पास हैं, वो कांग्रेस के पास हैं, लेफ्ट के पास हैं, ये सभी दल जो हैं, ये सभी लोग उस तरह का है जिनका अलाइनमेंट जेडीयू के साथ नीतीश कुमार के साथ आराम से हो सकता है पॉलिटिकली। क्योंकि आपको कहीं किसी को समर्थन देना होता है तो एक तर्क देना पड़ता है, एक दलील देनी पड़ती है कि हम इस वजह से इनका समर्थन कर रहे हैं, और इन तमाम दलों के पास एक तर्क रहता, एक वजह रहती कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए और आरजेडी को लूट खसोट वाली पार्टी को बीजेपी सत्ता से बेदखल रखने के लिए, जैसा कि नीतीश कुमार चाहते हैं, हमने नीतीश कुमार का समर्थन किया और यह समर्थन पूरा होकर के बहुमत के पास पहुंच जाता, हो सकता था। स्थितियां जैसी दिख रही हैं इसमें वो संभव था। तो नीतीश कुमार की नाराजगी, नीतीश कुमार का चुप रहना, जेडीयू के भीतर उल्लास का ना होना, यह सब कुछ अगर आप अब समझने की कोशिश करते हैं तो बात समझ में आती है। वैसे 16 तारीख को उनका शपथ ग्रहण बहुत मुमकिन है कि होगा और गांधी मैदान में ही होगा, फिर से वो सार्वजनिक जगह पर ही होगा नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में इतिहास लिखने जा रहे हैं। बीजेपी माफ कीजिएगा, मैंने पहले कहा कि जब आप सत्ता की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं चुनाव के दौरान तो आपको रणनीति नजर आती है, और बीजेपी की रणनीति कितनी सदी हुई थी इसका अंदाजा आप लगाइए कि बीजेपी को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपका हाथ छोड़ करके वो बगैर आरजेडी के बाकी दलों के साथ सत्ता बना सकते हैं। और शायद इसी वजह से एलजेपी को उन्होंने एक दूसरे रास्ते से नीतीश कुमार को रोकने के लिए, उनके विधायकों की संख्या को कम करने के लिए छोड़ा या भेजा, और एलजेपी ने वो काम बाकायदा किया है। अगर बीजेपी के हनुमान के तौर पर एलजेपी के चिराग पासवान ने अपनी भूमिका बिहार में निभाई है और इसका वो दावा करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आंकड़ों को देखते हैं, नतीजों को देखते हैं और नीतीश कुमार के भीतर उस तकलीफ को आप महसूस करने की कोशिश करते हैं तो। लेकिन चिराग पासवान ने जो नकारात्मक राजनीति की उससे उन्होंने अपना घर भी जला लिया। अगर आप बेगूसराय की मटिहानी सीट को छोड़ दें, राजकुमार सिंह जीते तो 1 सीट लेकर 6% वोट लेकर के वो खड़े हैं और उनसे बेहतर हालत में आज की तारीख में वीआईपी हैं, उनसे बेहतर हालत में जीतन राम मांझी की हम है, सीपीआई, सीपीएम और सबसे फायदे में रहने वाली पार्टी एआईएमआईएम है। तो यह जो सधी हुई राजनीति होती है चुनाव में और अपने सही चुनाव क्षेत्रों में सही उम्मीदवारों के जरिए उतरने की रणनीति होती है, वो बहुत हद तक कामयाब होती है। लेकिन सब जगह उतर करके 140 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार करके नीतीश कुमार को बर्बाद करने की जो मंशा थी वो शायद बहुत हद तक पूरी तो हुई, लेकिन मैं एक मजबूत नेता के तौर पर उभर जाऊं, मेरी पार्टी के पास इतने विधायक हो जाए कि पार्टी सत्ता बनाने, सत्ता चलाने में अहम रोल निभा पाए, यह जो मंसूबा था चिराग पासवान का वो धरा का धरा रह गया, उस पर पानी फिर गया।
तो जब चुनाव होते हैं तो रणनीति पार्टियां सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ चलने वालों को रोकने के लिए भी, और बहुत दूर की राजनीति में कोई बड़ा सितारा हो सकता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी तैयार की जाती हैं। बिहार के चुनाव नतीजों से यही मैसेज है। नमस्कार।